बड़ी खबर जो पाकिस्तान से आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को जबरदस्त नुकसान हुआ था। अब उस नुकसान की भरपाई के लिए नए आतंकवादी सेंटर्स और आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स बनाए जा रहे हैं और जिसके लिए यह सारा पैसा डिजिटल वॉलेट्स के इस्तेमाल से आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही तस्वीरें हैं जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट किया था। दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के बैंक खातों पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद ने डिजिटल वॉलेट्स की मदद से 121 करोड़ रुपए का चंदा जमा करने का अपना लक्ष्य बनाया है और इसे जैश का अब तक का सबसे बड़ा फंडिंग अभियान बताया जा रहा है। इस फंडिंग से पूरे पाकिस्तान में 313 नए आतंकवादी ठिकाने बनाए जाएंगे। इसका मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश-ए-मोहम्मद और दूसरे आतंकवादियों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है और अब इस नुकसान की भरपाई के लिए ये आतंकवादी पाकिस्तान के लोगों से और बाहर भी चंदा मांग रहे हैं। भारत ने जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर सहित 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया था और यह संभव है कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों को हुए इस नुकसान की पूरी खबर या कुछ बातें दुनिया से छिपा ली हो और शायद इसीलिए अब जैश-ए-मोहम्मद का नेटवर्क दोबारा बनाने के लिए इतना पैसा अब जुटाया जा रहा है। और आज हम सबूतों के साथ पाकिस्तान के इस डिजिटल जिहाद पर एक स्ट्राइक करेंगे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से जैश-ए-मोहम्मद डिजिटल वॉलेट्स के जरिए यह पैसा इकट्ठा कर रहा है और पाकिस्तान के इन डिजिटल वॉलेट्स के नाम देखिए क्या क्या है, इजी पैसा और साडा पे। और इन दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर 2000 से ज्यादा अकाउंट्स बनाए गए हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर का एक ऑडियो मैसेज लगातार शेयर किया जा रहा है और उसके पोस्टर्स दिखाकर भी लोगों से चंदा मांगा जा रहा है और यह पैसा किसी बैंक अकाउंट में जमा होने के बदले सीधे डिजिटल वॉलेट्स में ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि बैंक अकाउंट्स इस आतंकवादी संगठन के फ्रीज किए जा चुके हैं, बैंक अकाउंट्स ये लोग ऑपरेट नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने ये नया तरीका निकाला है टेक्नोलॉजी के जरिए। पाकिस्तान के ये डिजिटल वॉलेट्स बैंकिंग नेटवर्क के बाहर काम करते हैं, जिसमें पैसा ट्रांसफर करने या कैश निकालने की भी सुविधा होती है और जिसकी वजह से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का मॉनिटरिंग सिस्टम इन्हें पकड़ नहीं पाता। और पाकिस्तान FATF के सामने लगातार झूठ बोलता रहता है कि उसने जैश-ए-मोहम्मद की फंडिंग पर रोक लगा दी है, उसके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। और FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया भर में आतंकवाद की फंडिंग की निगरानी करती है और उसे रोकती भी है। मसूद अजहर का परिवार इस समय 7 से 8 डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल करता है और हर 3 से 4 महीने के बाद नए डिजिटल वॉलेट्स में इनका पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैश-ए-मोहम्मद हर महीने कम से कम 30 नए डिजिटल वॉलेट्स बना रहा है ताकि उसे मिलने वाली फंडिंग को दुनिया भर से छिपाया जा सके। और इस समय जैश की 80% फंडिंग इन्हीं डिजिटल वॉलेट से हो रही है और जैश-ए-मोहम्मद कुल मिलाकर सालाना करीब 30 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहा है, जिसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट के देशों से भी आता है। यानी ये डिजिटल वॉलेट्स जैश-ए-मोहम्मद के लिए डिजिटल हवाला नेटवर्क की तरह काम करते हैं और इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवादियों के लिए हथियार खरीदने के लिए, ट्रेनिंग कैंप्स बनाने के लिए और आतंकवाद का प्रचार करने के लिए किया जाता है। या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि ये सारे जो तंत्र हैं ये भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। FATF ने अपनी जुलाई 2025 की रिपोर्ट में यह कहा था कि जैश-ए-मोहम्मद अब फंड ट्रांसफर के लिए डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें मसूद अजहर के परिवार के लोग भी शामिल हैं और निगरानी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के लिए इस फंडिंग का पता लगाना अब धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने के लिए 3 बार FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जा चुका है। ये सारी तस्वीरें जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, इन सब तस्वीरों से आपको यह पता चलेगा कि कैसे पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की ISI और ये आतंकवादी एक साथ मिले हुए हैं।
ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं 7 मई 2025 की तस्वीर है, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के कई आतंकवादी मारे गए थे, लश्कर-ए-तैयबा के कई आतंकवादी मारे गए थे। और जब इन आतंकवादियों के शव सामने पड़े थे, उस समय पाकिस्तानी सेना के कुछ अफसर भी वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इससे साबित होता है कि वहां की सेना और ये आतंकवादी मिले हुए हैं, वरना इन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना के ये बड़े बड़े अधिकारी शामिल क्यों होते? अब आपको बताते हैं कि जैश-ए-मोहम्मद आखिर इतना चंदा जमा क्यों कर रहा है और इसका क्या करेगा। जैश करीब 121 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहता है, ये उसने अपना लक्ष्य रखा है, जबकि बर्बाद हुए आतंकवादी ठिकानों को दोबारा से बनाने के लिए और पाकिस्तान में नए आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स बनाने के लिए उसके लगभग 38 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें से उसके तब भी 83 करोड़ रुपए बच जाएंगे, यानी वो अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा चंदा इकट्ठा कर रहा है। तो आज आपके लिए बड़ा खुलासा यह है कि इन 83 करोड़ रुपयों से जैश-ए-मोहम्मद अपने लिए हमास और तहरीक-ए-तालिबान की तरह हमला करने वाले कुछ लेटेस्ट ड्रोन्स और आधुनिक हथियार खरीदना चाहता है। जैश चाहे तो इतने रुपयों में आत्मघाती ड्रोन्स खरीद सकता है, या फिर हमला करने वाले 300 क्वाडकॉप्टर्स भी वो खरीद सकता है। मौजूदा कीमत के हिसाब से पाकिस्तान के ब्लैक मार्केट में जैश-ए-मोहम्मद 3200 ड्रोन्स या फिर 10,000 से ज्यादा क्वाडकॉप्टर्स खरीद सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो जैश-ए-मोहम्मद दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन सेना वाले आतंकवादी संगठनों में से एक बन जाएगा। तो सोचिए, ड्रोन्स आजकल दुनिया भर की सेनाएं इस्तेमाल कर रही हैं, अब पाकिस्तान के आतंकवादी भी ड्रोन्स खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। इन हथियारों को खरीदने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जैश-ए-मोहम्मद को मदद दे सकती है, जिससे वो भारत में एक बार फिर से कोई बड़ा हमला कर सकता है। जैश-ए-मोहम्मद अब 313 नए आतंकवादी ठिकाने बनाना चाहता है और इसके दो मकसद हो सकते हैं। पहला, जैश-ए-मोहम्मद अब पाकिस्तान के ही एक और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की तरह अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना चाहता है, ताकि ऑपरेशन सिंदूर के जैसा अगर कोई और हमला भारत करे तो फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर कम पड़े। और दूसरा, मसूद अजहर और उसके परिवार के लिए 3 से 4 बड़े और सुरक्षित ठिकाने बनाए जाएं। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के हमलों में मसूद अजहर के भी कई रिश्तेदार मारे गए थे। हालांकि पाकिस्तान शायद भूल गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये ऑपरेशन सिर्फ कुछ दिनों के लिए रोका गया है। अगर पाकिस्तान में नए टेरर सेंटर्स ऐसे ही बनते रहे तो ऑपरेशन सिंदूर किसी भी समय दोबारा शुरू हो सकता है। पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर भारत अभी तक अपने हथियारों से हमला कर चुका है, उन्हें नष्ट कर चुका है। सिंधु जल संधि को स्थगित करके भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पानी को भी अपना एक हथियार बनाया है। लेकिन आज हम 2 नए आइडिया भारत को भी दे रहे हैं और ये नई जरूरत है। अब हमें अपने इस हमले में डिजिटल स्ट्राइक और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक को भी जोड़ना होगा और पाकिस्तान के खिलाफ ये हमारी 2D स्ट्राइक होगी। ये 2D जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब समय आ गया है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ एक डिजिटल स्ट्राइक करें और दूसरा डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी हम जारी रखें, और हथियारों की स्ट्राइक तो हम कर ही रहे हैं। अब भारत पाकिस्तान में आतंकवादियों को मिलने वाली इस डिजिटल फंडिंग की मॉनिटरिंग कर सकता है और भारत को करनी भी चाहिए। और FATF जैसी संस्थाओं में पाकिस्तान के खिलाफ सबूत देकर साइबर और कूटनीति के मोर्चे पर भी भारत पाकिस्तान को घेर सकता है और भारत को घेरना चाहिए। अगर आज ये सारे सबूत हमारे पास आ गए हैं तो इसका मतलब यह है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भी ये सबूत आ चुके होंगे और अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को एक बार फिर से एक्सपोज किया जाए। पाकिस्तान के ऊपर हथियारों के साथ साथ एक डिजिटल स्ट्राइक की जाए, फिर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की जाए। ये सारे सबूत आज अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने रखने चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखने चाहिए, क्योंकि ये सब होते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ देख रहे हैं। कुछ समय पहले आपको याद होगा पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने
भारत को एक चमकती हुई मर्सिडीज कार बताया था और पाकिस्तान को पत्थर ढोने वाला या कबाड़ ढोने वाला एक पुराना डंपर ट्रक जैसा बताया था। और तब उन्होंने धमकी दी थी कि अगर हाईवे पर इन दोनों गाड़ियों की टक्कर हो जाए तो सोचिए भारत को कितना नुकसान होगा। लेकिन आज हम जनरल असीम मुनीर को यह बताना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान के इस पुराने धुराने ट्रक की टक्कर भारत की इस चमचमाती मर्सिडीज से हो भी जाए तो उसका नतीजा यह होगा जो आपकी स्क्रीन पर है। भारत की यह चमचमाती मर्सिडीज अब पाकिस्तान के इस पत्थर ढोने वाले पुराने जमाने के ट्रक को एक ही झटके में नष्ट कर देगी। तो ये जो तस्वीर है ये हमने असीम मुनीर के लिए बनाई है और अगर पाकिस्तान में बैठे दर्शक हमें देख रहे हैं या असीम मुनीर तक हमारा ये वीडियो पहुंचता है तो उन्हें अब ये समझ जाना चाहिए कि अगर भारत एक चमचमाती मर्सिडीज है और पाकिस्तान ये पुराना धुराना ट्रक है और अगर इनकी टक्कर हुई तो भारत की जो मर्सिडीज है ये चमकती तो है, लेटेस्ट है, देखने में सुंदर दिखती है, लेकिन ये एक बख्तरबंद से भी ज्यादा मजबूत है। और आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असीम मुनीर को यही जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि एक साथ दोनों देश आजाद हुए थे, इसके बावजूद अगर पाकिस्तान आज भी एक पुराने जमाने के टूटे फूटे ट्रक जैसा है तो यह पाकिस्तान की नाकामी है और असीम मुनीर ने खुद ये बात अब स्वीकार कर ली है। जो हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने दिया है, उन्होंने कहा इंडिया ये शाइनिंग मर्सिडीज कमिंग ऑन ए हाईवे लाइक फेरारी। इंडिया इज ए शाइनिंग Mercedes coming on a highway like a Ferrari, but we are a dump truck full of gravel. If the truck hits the car, who is going to be the loser? यानी भारत की इकॉनमी हाईवे पर दौड़ती हुई मर्सिडीज और फेरारी जैसी है, उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और पाकिस्तान की इकॉनमी एक मलबे से भरी डंप ट्रक जैसी है। तो अगर दोनों टकराएंगे तो देखिए इसकी क्या हालत होगी। अब इसका जवाब तो आप लोग जानते हैं। साथियों, अब इस बयान पर पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया में असीम मुनीर को खूब ट्रोल किया गया। सबने यही कहा कि अगर दो देश एक साथ आजाद हुए और एक देश ने कड़ी मेहनत, सही नीतियों और दूरदृष्टि से फेरारी जैसी अर्थव्यवस्था बनाई और दूसरा अभी भी डंपर की स्थिति में है, यह उनकी अपनी नाकामी है। मैं असीम मुनीर के इस बयान को एक कन्फेशन के रूप में मैं मानता हूं, देखता हूं। भारत के रक्षा मंत्री ने आज असीम मुनीर को एक करारा जवाब दिया है। उनका बयान आप देखिए और उनके बयान को हमने तस्वीरों में तब्दील किया है। वो तस्वीर आप एक बार फिर से देख लीजिए। असीम मुनीर चाहते थे कि भारत की ये जो चमचमाती मर्सिडीज है और उनका पाकिस्तान रूपी जो पुराना धुराना ट्रक है, इसकी एक टक्कर अगर हो जाए तो क्या होगा। आज वही तस्वीर हमने आपके लिए बनाई है और ये तस्वीर असीम मुनीर तक जरूर पहुंचनी चाहिए। आज भारत पर 50%